On the last date of hearing, it is case of dismissal, my lord. The entire records of inquiry, departmental inquiry. यहाँ क्या रिकॉर्ड आपके पास? मतलब रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। हमने सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट जो है वो कैच किया है और एग्जामिशन भी मांगा है। कंसर्न कस्टोडियन जो है वो अवेलेबल था। पर्सनल अपीयरेंस का भी ऑर्डर था। आ गए हैं। ये मतलब सीएमडी साहब को किया था अपने रिकॉर्ड क्यों नहीं है? कारण लिखा है मेलोड कि दीमक वगैरह सब खा गया है, फोटोग्राफ्स वगैरह लगाए हैं। आपके अधिकारी एरिया जिसके कस्टोडियन है जो वो उपस्थित है। कस्टोडियन को हमने नहीं बुलाया था। मेलोड उनके लिए एग्जाम्पशन मूव किया है मेलोड। और ये तो नहीं चलेगा तिवारी। पावर डेलीगेट उनको किया हुआ है मेलोड, एरिया मैनेजर को। कस्टोडियन यही है मेलोड। कौन है कस्टोडियन? एरिया जब कहाँ गए रिकॉर्ड? कहाँ गए रिकॉर्ड? रिकॉर्ड? कहाँ है? उसको बहुत सर्च किया गया सर, वहाँ पर अभी सितंबर महीने से अरे कभी गए हैं उससे हमको मतलब नहीं है। रिकॉर्ड कहाँ है? 2 दिन की गई सर, लेकिन रिकॉर्ड एक्चुअली मिल नहीं पा और ऑर्डर था अगर सीएमडी के लिए, सीएमडी क्यों नहीं है यहाँ पे? मेलोड ऐसी पावर है। पावर से हमने तो पावर डेलीगेट नहीं किया था ना। हमारा तो बिल्कुल क्लियर क्लियर ऑर्डर था कि उनको आना है, क्यों नहीं आए? डेवलपमेंट हमको सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट से नहीं है। फर्स्ट बताइए हमारे ऑर्डर कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ? वारंट कर देते हैं, बुलवा लेते हैं, अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे यहाँ। हमने पहले भी कई बार बताया कि हमारे कोर्ट के ऑर्डर को लाइटली मत लिया करिए मिस्टर तिवारी। हमने ऑर्डर किया है, मतलब ऑर्डर फाइनल है वो। क्यों नहीं आया आपकी सीएमडी? ये रिकॉर्ड क्यों नहीं आया? दोनों चीजें नहीं हुई। एक का कंप्लायंस आपने किया होता तो हमने बोलते हैं कि हाँ हमारे ऑर्डर का आपने कंप्लायंस किया है। आपने हमारे किसी भी आदेश का कंप्लायंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्रॉपर उसके लिए सर्च हुआ है। नहीं, आप कुछ भी करिए, तो दूसरे ऑर्डर को तो कंप्लायंस करना था। एक पार्ट नहीं हो सकता, दूसरा पार्ट तो हो सकता था। और उनको कहीं बाहर से तो आना नहीं है। एक बार सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट देख लेते हैं। नहीं, हम नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। सॉरी सॉरी, हम नहीं देखेंगे कोई सब्सिक्वेंट। आप बुलवाइए उनको, नहीं तो हम वारंट कर देंगे। वारंट करके अरेस्ट करवा के बुलवा लेंगे हम। आपको जब लास्ट डेट में जब पता था कि रिकॉर्ड नहीं है, तो आपने लास्ट टाइम क्यों नहीं बताया कि रिकॉर्ड को दीमक खा गया है? और इन्हीं का रिकॉर्ड दीमक क्यों खाया, बाकी का रिकॉर्ड क्यों नहीं खाया दीमक? तो लास्ट हियरिंग में आपने एफिडेविट क्यों नहीं दिया कि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, गुम गया है, दीमक खा गया है? माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ही मैंने उसको सर्च किया। कि नहीं, हमारा आदेश तो बहुत पहले का है। देखिए, पहले हमने ऑर्डर किया है, आपने कुछ नहीं किया। आप उसको ले जाके फेंक दिए कचड़े में। ठीक। जब दूसरी बार हम के आदेश के बाद ही मैंने आया कि रिकॉर्ड को दीमक खा, आपको जब लास्ट डेट में जब पता था कि रिकॉर्ड नहीं है, तो आपने लास्ट टाइम क्यों नहीं बताया कि रिकॉर्ड को दीमक खा गया है? और इन्हीं का रिकॉर्ड दीमक क्यों खाया, बाकी का रिकॉर्ड क्यों नहीं खाया दीमक? उसके बाद तो लास्ट हियरिंग में आपने एफिडेविट क्यों नहीं दिया कि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, गुम गया है, दीमक खा गया है? माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ही मैंने उसको सर्च किया। कि नहीं, हमारा आदेश तो बहुत पहले का है। देखिए, पहले हमने ऑर्डर किया है, आपने कुछ नहीं किया। आप उसको ले जाके फेंक दिए कचड़े में। ठीक। जब दूसरी बार हमने ऑर्डर किया कि रिकॉर्ड आए या सीएमडी आए, तब आपने ढूंढना शुरू किया। फिर आज जब केस लगा है, तो आज आपका ये कंटेंशन है कि रिकॉर्ड भी नहीं है, सीएमडी भी नहीं है। पासवर्ड है। हमको कोई आपके सीएमडी के दर्शन करने से कोई लाभ नहीं होना है कि उनको बुलवा के हम यहाँ उनको उनका दर्शन करें। रिकॉर्ड क्यों नहीं है? सर्च किया, फोटोग्राफ भी लगाया मेरठ के जो रिकॉर्ड था उसका। क्यों आपने इसको प्रॉपर प्रोटेक्शन में सेफ क्यों नहीं रखा रिकॉर्ड?
क्योंकि मैनेजर किसी का भी मैनेजर, किसी का भी मतलब हो, एरिया जब मैनेजर के पावर में है, मैंने उनको पावर ऑलरेडी डेलीगेट किया, उनकी जवाबदारी थी कि वो ठीक बात है। रिकॉर्ड तो एससीसीएल का है, एरिया मैनेजर का रिकॉर्ड नहीं है वो, एससीसीएल का रिकॉर्ड है। कस्टोडियन वो है, उसकी सिक्योरिटी, उसका प्रोटेक्शन, उसका प्रिजर्वेशन करना किसका काम था? एरिया जनरल मैनेजर। क्यों नहीं किया? अब इनकी नौकरी का क्या होगा बताइए? ये जो इन्होंने लिखा है अपने पिटीशन में सब सही है, क्योंकि आपने जानबूझ के रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिनाई नहीं कर रहा है, मतलब रिकॉर्ड इंक्वायरी रिपोर्ट उनके साइड से भी पेश है, हमने भी पेश किया हुआ है। इन्होंने रिकॉर्ड बुलवाया था, कुछ हमारे डाउट्स थे, माइनर हमारे कुछ डाउट्स थे, तो उन्होंने जो एलिगेशंस आपके लगाए हैं, तो इन एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड हाउ वुड यू रिबट दोज एलिगेशंस? रिकॉर्ड के संबंध में कोई एलिगेशन नहीं है, मैलॉर्ड के कॉन्कॉक्टेड है। जो भी उन्होंने बोल रहा लिखा है, हम तो सेटिस्फाई नहीं होंगे, कन्विंस नहीं होंगे जब तक रिकॉर्ड नहीं देखेंगे। रिकॉर्ड देखेंगे तब समझ में आएगा कि जो बोल रहे हैं सही है कि नहीं है। रिकॉर्ड आपके पास है नहीं, रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी बोल रहे हैं वो सब सही है। पेपर्स जो फाइल किए हमने किए हैं वो जी के संबंध नहीं किए हैं मैलॉर्ड। नहीं, कुछ हमारे डाउट्स है ना, हमने रिकॉर्ड क्यों बुलवाया था? First of all, Lordship, what my Lordship is expressing, it is 100% true. We cannot deny कि हम दोनों Lordship बोल रहे हैं। हमने रिकॉर्ड क्यों बुलवाया था? इसमें deny है सर। There should not be Lordship. Lordship was, this is a case whereby unauthorized removal habitual absence. Lordship was hearing the matter at length. उसके बाद Lordship का ये भी हमारा ये था कि whether his absence was willful or not. Yes. Then there was a question put up, my lord, in your Yesterday I have allowed one petition. very case Parmar versus Union of India got the judgment well. Very it has been stated that what lordship of viewed the habitual absenteeism, then a specific finding has to be recorded with regard to willful. यदि willful नहीं है तो नहीं हो. Then the matter was argued that by led lordship. Even though उस केस में भी और इस केस में भी पिटिशनर ने ये पॉइंट को रेज नहीं किया था, but looking towards my lordship benevolent attitude एंड लॉर्डशिप ने बोला था ये पॉइंट है, उसमें तो उस समय भी गैरी मुखोपाध्याय ने भी वो रेज नहीं किया था, एंड लॉर्डशिप वाज वेरी काइंड, इसमें भी इन्होंने कोई भी रेज नहीं किया, लेकिन लॉर्डशिप एक्सप्रेस हिज व्यू कि आई हैव टू सी दिस देयर इज अ प्रॉपर इक्विटेबल बैलेंस, सो दिस व्यू एंड वी आर नॉट मिस्टेक, माय लॉर्डशिप ने आल्सो अप्रिशिएट, वी आर नॉट, आई हैव आल्सो नॉट डिनाइड दिस फैक्ट। उसमें ये आ रहा था सर कि उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में हैबिचुअल एब्सेंटीज्म के बारे में विलफुल है कि नहीं, तो इंक्वायरी रिपोर्ट व्हाट विल इसमें माय लॉर्ड का ये भी था वी डू नॉट कि मेडिकल रिपोर्ट्स जो यहाँ पेश किए हैं वो डी में पेश हुए थे क्या, तो क्या हुए थे, तो आप देखना चाहते हैं। and as subject to lordship correction, we have And filed those documents, medical documents were not taken into consideration either by inquiry officer or by appellate authority. Then what your officers are doing? क्यों ऐसा करते हैं deliberate? They have tendency to remove the poor employees of SCCL for one or other reason. नहीं, वो ठीक है, वो ऑर्डर हुआ है, अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो जितने भी केसेस आते हैं SCCL के, वो उनका मिसकंडक्ट माइनर हो या मेजर हो, पनिशमेंट आपके यहाँ फिक्स है, रिमूवल। उससे नीचे तो आपके यहाँ के जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं, इंक्वायरी ऑफिसर प्रपोज नहीं करते और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इम्पोज नहीं करते। They are trying to get rid of burdens. They treat them as burden for your institution SCCL. रिकॉर्ड कहाँ है? ये 2004 के समय 2004 का है, किसी की नौकरी का सवाल है, किसी के जीवन का सवाल है, तो 2004 का हो कि 1894 का हो, आपने उसको सही रखा क्यों नहीं? आप कौन था इंचार्ज? उनके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर कर देते हैं, आप ही है ना इंचार्ज?
की तारीख में आज ये तो आपके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर कर देते हैं, समय पे मिस्टर जो भी रहे हो अभी तो आप हैं। की 2000 नजिया मैडम क्या करती हैं वहां पे? लीगल सेक्शन में यस बताइए, आप आपने क्यों कंप्लायंस नहीं किया ऑर्डर का? हाँ यही देखते हैं, फर्स्ट टाइम आपको जब इनका लेटर मिला तो आपने क्यों फाइल नहीं किया रिस्पॉन्स? So because actually वो सर्च कर रहे थे, they didn't. फर्स्ट टाइम जब ऑर्डर हुआ था तो आपने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया? So they said कि उनके पास हो सकता है, they're still trying. नहीं तो इट वाज नॉट इन्फॉर्म ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग दैट द रिकॉर्ड इज मिसिंग, इट्स नॉट ट्रेसेबल। व्हाई दिस फैक्ट वाज नॉट ब्रॉट टू दिस कोर्ट? I really apologize, but sir वहाँ पे नहीं, उनको वो they were saying कि हम तो try व्हाई कर दिस रहे हैं. फैक्ट वाज नॉट ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ दिस कोर्ट ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग? So trying. So my lordship, they were trying. They said कि हम ढूंढ सकते हैं. We are making our best attempts. So my lordship, they, in the end they said कि हमको नहीं trace हो रहा है. Whatever Ajmera they thought they would find it in, that has been taken away by termites. You are trying to avoid orders passed by this court. It's your tendency, it's your attitude. Please appreciate that. We did make a sincere effort. And I will not tolerate all these. Area personnel manager, he is the general manager. He is on the pursuance of the direction issued by the CMD. On the same day, we have communicated to the area general manager. Strict action will be taken, in-depth analysis will be taken. And if there is no taken, so we have around 6 persons, we have issued focus notice. And the area personnel manager. I'm not concerned with all these happenings, Mr. जी, Agrawal. और चार्जशीट भी इशू कर दी है सर, मतलब ऐसा रहता है सर कि एंड टू व्हाट माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन लॉर्डशिप द स्पेसिफिक क्वेरी सब्जेक्ट टू लॉर्डशिप जुडिशियल रिव्यू 9/7/2024 को मैंने एक लेटर भी दिखाया था सर, मिल नहीं रहा है हमने twice specifically directed the OIC to give me a letter in writing saying that the DE reports are not there क्योंकि I knew the what would be the consequences. तो 9/7 को जो हियरिंग के पहले सर नेक्स्ट हियरिंग आप ऐसा नहीं है कि सर सीएमडी से आपको बुलाए कि और उसके बाद चालू किया है हमने कोई एक्शन. वी आर देयर टू अबाइड बाय ईच एंड एवरी ऑर्डर पास बाय दिस. तो देख लिया हमने आप कितने अवॉइड कर रहे हैं, सर वो तो सामने है हमारे। हमने देखा है कि कितना आपने आदेश का पालन किया है, ये प्रत्यक्ष है। Vivek Ranjan Tiwari, senior advocate, along with Dr. Sudeep Agrawal and Atul Kesarwani for respondents. Order sheet दिखाइए। जी सर। On 21/6/2024, the counsel appearing for respondent was directed to produce the record of departmental inquiry. On 22/7/2024, even record, the order was not complied with, comma, one more opportunity was granted to the learned for to the respondents to either produce the record of departmental inquiry, filing which the respondent number 1 CMD SECL Bilaspur shall remain present before this court. Today, when matter is taken up for hearing, it is informed by Mr. Tiwari that the record of departmental inquiry is not traceable. And as same has been destroyed by termite. He would submit that an application is moved for seeking exemption from appearance of the respondent number 1 CMD SECL. And an authorized officer is present before this court. Namely, क्या नाम है आपका? अजय तिवारी।
अजय तिवारी, क्या पोस्ट है आपकी? एरिया जनरल मैनेजर एरिया जनरल मैनेजर। कहाँ के हैं? विश्रामपुर क्षेत्र। विश्रामपुर एरिया, namely so and so. Ajay Kumar Tiwari is present. He would submit that the presence of the respondent number 1 may be exempted on 2 grounds. First, record is not traceable, and second, authorized officer is present. Take into consideration the submission made by Mr. Tiwari. The application for exemption is allowed. With the consent of the party, as matter is listed in final hearing list, comma, it is heard finally. Yes. अब बताइए केस मेरिट पे हो जाइए। बताइए विलफुल है कि नहीं है? एक ही लाइन का आर्गुमेंट है। कहाँ पे फाइंडिंग आपने रिकॉर्ड की है कि हिज एब्सेंस वाज विलफुल? Disciplinary authority, appellate authority, where they have recorded finding that absence of the petitioner was willful. पढ़ के बताइए हमको कहाँ पे लिखा है विलफुल था? बिल्कुल नहीं लिखा है। विलफुल नहीं लिखा है तो मतलब क्या है आपका? यस लिखिए। तो हमको केवल विलफुल बताइए कि अगर विलफुल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वेरी क्लियर है, इट शुड बी विलफुल, एब्सेंस शुड बी विलफुल, देयर शुड बी फाइंडिंग recorded by the authorities in this regard, and disciplinary authority as well as the appellate authority have not recorded such finding in their entire order. Paragraph minute, while examining the MRs passed when you declared fit by doctor or by 19/8/2002, you have neither attended duty nor informed to the management regarding your absence from duty, and it proves that you are habitual absentee defending the charges. The accused workman stated that due to my sickness, he could not attend his duty. Further stated that due to his family problems, he was sent to jail from 17/5/2003 to 27/7/2003. मेडिकल से फिट होने के बाद ही जेल चले गए थे ना जी। नहीं, उसके ऊपर मेडिकल फिट हुए थे, उसके बाद ज्वाइन नहीं किए, फिर उसके बाद जेल गए। नहीं, फाइंडिंग पार्ट जो है उसमें फाइंडिंग पार्ट नहीं है वो, रीजंस फॉर फाइंडिंग्स। नंबर 1 तीन फाइंडिंग दिया है। द अटेंडेंस पर्टिकुलर्स शोन इन चार्जशीट ऑफ श्री गणपत आर करेक्ट। दूसरा, इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सिक सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्यूज्ड वर्कमैन that Sri Ganpat was declared fit by doctor after a particular period of sickness, but did not join his duty nor informed to the management regarding his absence from duty. Number 3, the workman could not produce any valid reason of absence period other than sick period of last 3 years. इसका मतलब मीनिंग देयर भाई Leveled against Sri Ganpat. how the department or employer can prove willful absence. Tell me. You were declared medically fit by the doctor on particular date, but you did not turn up. You did not intimate the department. You remain absent, and thereafter you were confined to jail for some reason. And that fact was also not brought into the notice of the SCCL. Whether these acts would come within the purview of willful absence or not. रिप्लाई वगैरह देता रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है। रिप्लाई नहीं, कहाँ रिप्लाई से कैसे होगा? तो 2002 का पीरियड का हम उसको बोल रहे हैं अनऑथराइज्ड एब्सेंस। 2003 और 2003 का वो जेल में गया, तो उस पीरियड का तो हम मांग कर ही नहीं रहे। यदि उस पीरियड का 2003 का हम बोलते कि आपको अनऑथराइज्ड एब्सेंस थे, तो बोलता मैं जेल में हूँ, तब उस पीरियड का देन लॉर्डशिप व्यू वुड हैव बीन टेकन अ डिफरेंट व्यू सेइंग दैट कि 3 में तो जेल में ही था। ये तो 2000 और लॉर्डशिप को पिछले बार तो कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि आपका विलफुल था कि नहीं था? बाय योर एटीट्यूड, बाय योर कंडक्ट। But the finding is not a perverse
on the face of the record, my lord, that he was habitual offender, habitual absentee. ठीक My lord, बात है, हैबिचुअल की बात नहीं भी है तो my lord, one आपके- more thing, lord sir. It is not the case of that irrationally or recklessly he was absent and on duty, my lord. He was not in dereliction of कब duty. से कब तक आप थे एब्सेंट? And why the major penalty? सर कब से कब तक था इनके एब्सेंस? 2000 में आए हैं 65 दिन केवल प्रेजेंट थे और 2001 में 28 दिन और 2002 में एक भी दिन नहीं है और उसके पहले सर वो हम अभी काउंट कर नहीं दे रहे हैं 31/7/97 से 20/9/97 छुट्टी पे थे 97 का 66 डेज है 98 का 194 और 99 का 45 97 कितना है? 97 में टोटल 66 डेज आए इसका चार्जशीट इशू हुआ था लेकिन ये बहुत रोएगा है तो हमने 98 का 98 में 194 डेज और 99 का 165 डेज और चार्ज सीट कब इशू किया? सर इसका नहीं किया सर अभी नहीं, चार्ज सीट कब दिए इस केस में? इस केस में 16/3/2003 16/3/2003 चार्ज सीट में एलिगेशन क्या है? ये एनेक्सर R1 एनेक्सर R1 ये सेम पीरियड 2000 2001 और 2002 अच्छा तो मैंने बताया था ठीक है, चार्ज सीट इन्होंने रिप्लाई दिया? नहीं इनका ये कहना था कि चार्जशीट इशू हमको नहीं हुआ है तो पिछले बार सर मैंने ये पढ़ा इसमें इनको पढ़ के सुनाया गया कि आप इसमें कोई करना वो जांच अधिकारी ने आरोपी कामगार को आरोप पत्र पढ़कर सुनाया और पूछा कि आप पर लगाया आरोप मान्य है इस बात आरोपी कामगार लगाए गए आरोपों को निराधार बताया लॉर्डशिप वाज ऑफ द व्यू की जब उनको पढ़ के बताया गया सुनाई करके सुन के बताया है और वी पार्टिसिपेटेड इन द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीडिंग and never raised any alarm that he was never supplied with a copy of the charge sheet. For the first time in the appeal, he raised a ground. So this ground is no more tenable. This was of the view, not this came during during the course. When he appeared before the ये inquiry officer? 13/8/2003 एक सेकंड, 13/8/2003, 18/8/2003 18/8/2003, और 20/8/2003. The date in which inquiry was completed. He remained present. with thereafter so cause notice, As he was second so cause notice, second so cause notice was issued lordship on 15/5/2004 and he denied to accept the same. कितने तारीख का? 15/5/2004. 15/5/2004. That is part and parcel of the. It was not replied, na? not replied. And When then when punishment? 16/7/2004. 16/7. 2004. And thereafter Appeal. appeal 8/9/2010. This petition was filed on 2011. 4/1/2001. medical documents. When medical documents were produced before the authorities, no document in this regard. वो हमने रिप्लाई में लिखा है सर रिप्लाई में वो पूरे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इसमें तो उन्होंने किया है ना कि when he was declared fit by the medical officer, 19/8/2002 19/8/2002 he was declared fit. उसके बाद भी नहीं आया नहीं आया। जेल में कब से कब तक रहे? 17/5/3 से 27/7 कब से? आराम से बताइए। 17/5/2003 से 27/7/2003 ये भी कम्युनिकेट नहीं किया। तो जब आपकी ये इंक्वायरी चल रही थी 5वें महीने में सो कॉज नोटिस दिए तो ही वाज इन जेल। सेकंड सो कॉज नोटिस जब आपने दिया तो 15 को दिया, 15 को इसको मतलब इसमें बाहर था, ठीक है। तो 15 का इसको रिसीव हो गया था नोटिस, 15/5 जो 2004 को जो आपने दिया। अच्छा अच्छा 4 है तो ठीक ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी। सर 27/7/2003 को साल में था लेकिन 13/8 ये अच्छा ये पीरियड ना ये ठीक है। यस मिस्टर शुक्ला आप बता दीजिए आप। Not even
The entire case of the respondents is taken as a gospel truth, my lord. It is not, the case of gross misconduct is not made out. In view of the judgment of Honorable Supreme Court, my lord, लॉन्ग ऑब्सेंस था, लेकिन मेडिकल का आधार भी था उसके पास में कि मेडिकल रीजन के कारण भी नहीं आ सका था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें टर्मिनेशन नहीं, ग्रॉस मिसकंडक्ट का केस नहीं बनता लॉन्ग ऑब्सेंस में, कुछ माइनर पेनाल्टी इम्पोज की जा सकती थी. कौन सी उसके- जजमेंट है? 2004 हम्म, पेज 2288 पैरा वॉल्यूम 2 है. 12 नंबर मिलॉट 10-11 10-11 के बाद 14 कैसे आएगा? 14 आएगा. हाँ, 10-11-14 तो 10-11 के बाद 14 कैसे आएगा? 10 में 10-11 के बाद 14 आ सकता है, लेकिन 10-11 के बाद 14 नहीं आएगा. नहीं, 10, 11 यस, ऐसा बोलिए ना. 10, 11, 14 इसमें लिखा है मिलॉट डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ग्रेव मिसकंडक्ट, कंप्लीट एंड सेकंड जजमेंट? अगर कुछ दिन तक वो बेड रेस्ट में रहा, कन्वलेसेंस के बाद भी और फिटनेस के बाद भी बेड रेस्ट में रहा और कुछ दिन बाद जाके ज्वाइन करने गया, तो उसको कह दिया कि विलफुल है. विलफुल होने के लिए शुरू से कंडक्ट देखा जाएगा. उसके दो कारण थे, एक तो जेल चला गया था मिलॉट. सुप्रीम कोर्ट केसेस 2014 वॉल्यूम 13 2014 14 वॉल्यूम SCC 2014 वॉल्यूम 13 13 पेज 166 166 पैरास पार्टी ने मिलॉट पैरा पैरा जी पैरा 10, 12 एंड 13 मिलॉट. लास्ट वन. एक और जजमेंट आप रखेंगे ना मैडम, वो कौन सा है वो? ये भी विलफुल एब्सेंस का है मिलॉट. हम्म, सुप्रीम कोर्ट केसेस 2012 हम्म, वॉल्यूम 3 पेज 178 ये तो हमने किया ही है रिलाई. जी. पैरा 16 होगा 20 होगा. जी. 15 to 25 ये कहा गया कि शुरू से कंडक्ट देखा जाएगा मिलॉट की. उससे कहा है दो कारण से वो ड्यूटी नहीं कर पा रहा था, जेल चला गया, ये भी एक कारण था. दूसरा, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहा था, ही वॉज अंडर ट्रीटमेंट, दो ही वॉज नॉट सो प्रॉम्प्ट टू ज्वाइन हिज ड्यूटी, बट इट डज नॉट अमाउंट टू विलफुल डिसोबीडियंस, विलफुल एब्सेंस, सॉरी willful absence. Therefore, my lord, and last but not the least, my lord, this is not the case of grave misconduct. Therefore, the major penalty should not have been imposed. यस. Some minor punishment can. ये एब्सेंस पे क्या है आपके पास जजमेंट? 2012 With regard to non-supply of Charge sheet. नहीं तो नॉन सप्लाई चार्जशीट का तो बात ही नहीं है. नहीं, दूसरा एक party- तो वो also not again out of the but seeing the actual prejudice has to be there and pleadings to be there. ऐसा नहीं कि prejudice वो नहीं है तो नहीं, हैबिचुअल अगर कोई एब्सेंटिज्म है तो व्हाट इज लॉ? If an employee remains absent for considerable period without communicating the department and is habitual, then what would be the appropriate or proper punishment? हैबिचुअल पे तो बहुत सारे जजमेंट्स हैं, देखिए जब तक लिखाते हैं. यस मिस्टर शुक्ला, और कुछ बोलना है आपको? तो my lord, इसमें हमने चार्जशीट पिटिशन के साथ फाइल इसलिए नहीं किया है, हुआ है, नहीं कर सके हैं, बिकॉज द चार्जशीट हैज नेवर बीन सर्व्ड अपॉन द पिटिशन. ये उसकी पावती दिखा दें. नहीं, it was वो read एक- over to you. It was read over to you. हालांकि हाथ में दिया नहीं, चार्जशीट सर्व नहीं किया है. तो क्लास 28 जो है सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर का वायलेशन है. I have not annexed my charge sheet, my lord. It is not there. Standing order At my hand. 28. जी, clause 28 of standing order. You impose penalty. The what क्या is the बोलता है स्टैंडिंग ऑर्डर का 28? 28 में कहता है, where an employee is charged with a misconduct, he shall be informed in writing. Orally पूछा है इन्होंने. Of the allegations against him
by the competent authority and shall be given an opportunity to submit his explanation in writing within a period of not less than 3 days. 3 days on receipt of the workman's explanation where allegations are denied by him, an inquiry shall be held, normally by an officer or officers of the company appointed by the management. At the inquiry, the workman concerned shall be afforded reasonable opportunity of defending himself. The workman concerned shall be entitled to be represented or assisted by co-worker or office bearer or trade union of which he is member if so advised requested by him during the inquiry. आगे और प्रोसीजर दिया हुआ है तो in black and white in writing my lord they should have served the charge sheet because it is not mere formality, it is a guarantee against prejudice to the delinquent employee. किसको सर्व किया था आपने? The petitioner was issued charge sheet dated 16/3/2003 and SL-R1 by the competent body. In pursuant to this, the petitioner with upon mind participated in the duly completed inquiry proceeding. Tell me, Mr. Shukla, one thing. How came to how the petitioner came to know that departmental inquiry is going on against him? ड्यूटी करने के लिए जब ज्वाइन करने गया तो क्या किया है इन्होंने पार्ट नंबर 8.4 में लिखा है that without serving any charge sheet to the petitioner directly an inquiry was held against him and the letter dated 31/8/2003 along with the inquiry report was sent to the petitioner which are collectively marked and filed herewith as P6 and P7. उससे पहले सीधे इंक्वायरी रिपोर्ट दे दी. you participated on 13/8/2003, 18/8/2003, 20/8/2003. रिकॉर्ड नहीं है मतलब उसकी उपस्थिति कहाँ दिखा पाएंगे? Lordship will kindly appreciate this charge sheet को हमने annexure R1 page 8 में इसके residential address में भेजा है, ऐसा लिखा है, मतलब पूरे charge sheet की कॉपी लगाया है. ऐसा ये भी रहता तो we would have not filed it or we would have. कितने तारीख को भेजा था इसको? तो ये 16/3/2003 और इसका बकायदा BJKI NI 0403 ऑब्लिक डिस्पैच नंबर के साथ है, उसके क्वार्टर नंबर 320 है. ऐसा तो नहीं. और इसको ये कैसे पता लग गया कि सर आज मेरी इंक्वायरी चालू होने वाली है और पहुंच गए? और आपने उस दिन ज्वाइन करने के लिए आप गए थे, उसकी कोई रिसीविंग है आपके पास? कि उस दिन हम ज्वाइन करने गए थे सर्विस तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी? नहीं, ऐसा तो बोला भी नहीं और जो स्टैंडिंग ऑर्डर भी बोल रहा हूँ वो भी नहीं. नहीं ब्लीडिंग तो है कि गए लेकिन अलाउ नहीं किया इन्होंने. नहीं कोई डॉक्यूमेंट है? कोई भी बोल सकते. लीगल नोटिस भी वकील से दिलवाया था कि आप ड्यूटी ज्वाइन कराएं इनका. लीगल नोटिस कॉपी लगाया है मैंने, लोकल काउंसिल से नोटिस भेजा गया कितने था तारीख को भेजा था आपने? कि आप ड्यूटी अलाउ नहीं कर रहे हैं हमको. कितने तारीख को? अब ये मिलॉर्ड नोटिस कॉपी मैंने लगाया हुआ है, दैट इज नोटिस ये 14/3/2005. ये तो सब होने के बाद आपने भेजा है, तब तक में तो आपका पनिशमेंट भी इम्पोज हो चुका है. ये इस फैक्ट का द कोर्ट cannot ignore this fact मिलॉर्ड दैट ही वाज जनरल मजदूर. ठीक है, जनरल पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है. देखिए 97 से लेकर 2002 तक आपने कितना काम किया है, लिखिए. किसमें कब हुआ था इनका अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट हुआ था 16/11/88 P1. Mr. Ashok Shukla, for petitioner, the petitioner has filed this petition seeking following reliefs. Mr. Vivek Ranjan Tiwari, along with Mr. Sudeep Agrawal, Dr. Sudeep Agrawal and Atul Kesarwani, for respondents. नीचे रखो. The facts of the present case are that the petitioner was appointed as general mazdoor on 15/11/88 16/11/88 16/11/1988. On account of certain unavoidable circumstances, the petitioner worked for 66 days in the year 97, 194 days in the year 98, 165 days in the year 99, 62 days in the year 2000,
28 days in the year 2001, and in the year 2002, he could not work for a single day. A charge sheet, article of charge was issued to the petitioner according to standing order governing the services of employees of SECL on 16/3/2003, making therein allegations that the petitioner worked for 62 days in the year 2000, 28 days for in the year 2001, and not a single day in the year 2002. The article of charge was dispatched by the department at the given address of the petitioner on 16/3/2003, residential address. Residential says registered address of the petitioner on 16/3/2003. No reply was filed, as according to the petitioner, the article of charge was never served upon him. On 13/8/2003, in the full stop, the department appointed the inquiry officer and presenting officer. Full stop. The petitioner appeared before the inquiry officer on 13/8/2003, 18/8/2003, and on 20th/8/2003. When the petitioner appeared before the inquiry officer on 13/8/2003, he was read over the allegations made against him. On 20th August 2003, the inquiry report was submitted before the disciplinary authority. The inquiry was completed and inquiry report was prepared. A second show cause notice was issued to the petitioner on 15/5/2004. And thereafter, on 16/7/2004, the punishment of removal was passed on the ground of habitual absenteeism. The petitioner preferred an appeal, which was dismissed by the appellate authority on 8/9/2010. In the punishment order, it is averred that on 19/8/2002, the petitioner was declared fit by the treating doctor, but he did not join the services. It is also observed that the petitioner remained in judicial custody from 17/5/2003 to 27/7/2003. And this fact was not communicated to the department. The disciplinary authority, taking into consideration the period of absence, inflicted punishment of removal, which was affirmed by the appellate authority. The petitioner has challenged both the orders by filing this petition. Mr. Ashok Shukla would argue that the petitioner was medically not fit, therefore he could not join services in the year 2000, 2001, and in 2002. He would submit that the medical documents were duly produced before the department
but those documents were not taken into consideration and a departmental inquiry was initiated. He would further argue that the article of charge was never served upon the petitioner and without affording any opportunity of hearing, the departmental inquiry was conducted by the inquiry officer. And thus, the right of the petitioners were denied. Right of the uh, opportunity of hearing was denied by the respondents. He would further argue that the disciplinary authority has not proved the fact that the absence of the petitioner was willful. He would submit that though the petitioner was declared fit by the treating doctor on 19/8/2002, but he was not in position to join services looking to his on account of weakness. He would further argue that the petitioner remained in judicial custody from 17/5/2003 to 27/7/2003. Therefore, also he could not join services, and that period could have not been counted by the employer with regard to absence from services. He would submit that it is not a case where the petitioner willfully disobeyed the directions or orders issued by the employer. It is also argued that according to clause 28 of the standing order, the article of charges ought to have been served upon the petitioner either on person or through other modes as provided in that clause. He would submit that a simple formality was done by the employer with regard to service of notice. Therefore, the entire departmental inquiry got vitiated. He would further submit that a legal notice was also served upon the respondents on 14/3/2005. He has placed reliance on the judgment passed by the Honorable Supreme Court in the matter of देख लेना AIR SCW 2004-22-88, 2012 SCC 3 178, 2014 SCC 13 166. On the other hand, learned senior counsel would oppose the submissions made by Mr. Shukla. Mr. Tiwari would argue that the petitioner remained absent for considerable period without intimating the department. He would submit that during since 2002, the petitioner never made an application for grant of leave or intimating the department with regard to his medical condition. He would submit that the article of charge was issued and same was served on the petitioner, same was dispatched to his residential address on 16/3/2003. And in this regard, a document is placed along with return. He would further submit that the petitioner participated in the departmental inquiry on 13/8/2003. He would submit that on that date, the article of charges, the allegations made against the petitioner were read over and he denied the same.
He would submit that it is not a case where no opportunity of hearing was afforded. It is argued that the petitioner participated in the departmental inquiry on 18/8/2003 on B's 28/8/2003 and on 28th and on the last date of inquiry, the proceedings were culminated and inquiry report was submitted, prepared. He would argue that a second show cause notice was also issued to the petitioner on 15/5/2004 on his residential address. On 16/7/2004, punishment was imposed. He would submit that the disciplinary authority has taken care of absence of the petitioner from duties from year 2000 to 2002. He would argue that though the petitioner was declared fit on 19/8/2002, but he did not report the department and no application was moved. It is also there, 2008, volume 8, SCC 469. He would submit that there is finding with regard to willful absence. There is finding against the petitioner with regard to willful absence from duties. It is argued that from the conduct of the petitioner, it can be accumulated that the petitioner was negligent in performing his duties, which would amount willful absence from duties. He has placed reliance on the judgment passed by the Honorable Supreme Court in the matter of State of Punjab versus Dr. P.L. Singla, para 14. This is the book. reported in Reported in 2008, volume 8, SCC 469. 2008, volume 8, SCC 469. 469, para 14. 14. I have heard in counsel for the parties, peruse the documents. In the matter of 2012 volume, देख लेना क्या है parties name. The Honorable Supreme Court has held that the department has to prove willful absence दिखाई 2012 वाला 12 का ये In 17 and 18. where it is held that the issue with regard to unauthorized absence from duty cannot be decided without deciding the question whether absence is willful or because of compelling circumstances. This court has to consider whether the absence of the petitioner was willful or it was on account of certain compelling circumstances. In the year 2002, the petitioner worked only for 62 days. In the year 2001, he worked for 28 days. And in the year 2002, he did not work for a single day.
though medical documents were produced and those documents were considered by the disciplinary authority. According to the medical documents submitted by the petitioner, he was declared fit by the medical officer on 19/8/2002. But from perusal of the order passed by the disciplinary authority, it is apparent that the petitioner did not report the employer immediately thereafter. Thereafter, the petitioner got involved in a criminal case and he remained in judicial custody from 17/5/2003 to 27/7/2003. Therefore, it can't be held that the petitioner could not join the services because of compelling circumstances. The next, the absence of the petitioner was willful. In this regard, the department has produced ample evidence that in the year from year 97 to 2002, the petitioner worked total देख लेना इसे कितना होगा 66, 194, 165, 62 and 22 इतने 28 इतने days ही काम किया, which shows that the petitioner remained absent without sufficient reason. From his duties. It is not necessary for the disciplinary authority to record a specific finding with regard to willful absence. The willful absence is not defined anywhere, either in service jurisprudence or in the standing order. The conduct of an employee or government servant with regard to willful absence can be gathered from his act of willful, can be gathered from conduct and his attitude. In the present case, the petitioner did not join services for a single day in the year 2002 without intimating the employer, and no satisfactory reply was given while the petitioner was in service or thereafter. The disciplinary authority has recorded findings that the petitioner did not perform his duty in the year 2000 for such days, in the year 2001 for such days, and in the year 2002 for such days. The disciplinary authority has further taken into consideration the fact that though the petitioner was declared medically fit on 19/8/2002, but he did not report the department. Therefore, it can't be held that the absence of the petitioner from duties was not willful. Next, with regard to now coming to the issue of non-service of inquiry report, according to standing order 28, clause 28 of standing order. From perusal of the document 16/3 का notice कौन सा है? Annexure R1 page 8. From perusal of the annexure R1, a notice dated 16/3/2003 would reveal that a so-called notice along with article of charge was dispatched at the
at the residential address of the petitioner. On full stop. The petitioner, if the petitioner was not informed with regard to initiation of departmental inquiry, it can't be presumed that without any notice or without any intimation, he participated in the departmental inquiry on 13/8/2003, where the allegations were again read over, again काट देना, were read over to him. The finding recorded by the disciplinary authority would show that the petitioner denied the allegations. Thus, the contention raised by the counsel for the petitioner